Hello student, welcome to Pusa online classes. I am your teacher Vishali Kaur. In today's lecture we are discussing about the second reform which has been conducted by the government in liberalization. तो वो हमारा रिफॉर्म था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में आते कौन कौन सी चीज़ें. ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे पास आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे पास आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक. सबसे पहले हमारे आते हैं कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, फिर हमारे आते हैं सेंट्रल बैंक जिसको हम आरबीआई कहते हैं. ठीक है, फिर हमारे आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक. ठीक है, फिर हमारे आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक. कुछ हमारे होते हैं कुछ स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन भी होते हैं. स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस भी होते हैं. ठीक है, ऑपरेशंस. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसमें आती है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसमें आती है. ठीक है, तो ये सारे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के पार्ट होते हैं. ठीक है, तो अब ये फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है जो बेसिकली पैसों से रिलेटेड होता है, तो इनमें क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहले कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं हुआ करता था. पहले सारे ही बैंक्स जो थे वो कमर्शियल बैंक के अंडर आते थे. बट जब क्राइसिस आए तो ये देखा गया कि काफ़ी हद तक जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से ये क्राइसिस अराइज हुए. तो अब क्या किया गया कि एक सेंट्रल अथॉरिटी जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं वो बनाया गया और आरबीआई को उसका जो रोल है वो प्रोवाइड किया गया था ताकि सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सके कमर्शियल बैंक्स को. ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का क्या रोल था. सेंट्रल बैंक पहले क्या करता था कि कमर्शियल बैंक्स के ऊपर इतनी रेगुलेशंस नहीं लगाता था. ठीक है, जो रेगुलेशंस लगाई जाती थी वो सिर्फ वन साइडेड होती थी, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक कभी भी एक तरह से आपकी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो कभी भी इकोनॉमी के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पा रहा था. तो अब क्या हुआ, आरबीआई का जो रोल है उसको चेंज किया गया, उसको रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर बनाया गया. रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर बनाया गया मतलब अब आप सिर्फ रेगुलेशंस नहीं लगाओगे, रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाते रहोगे. आपका रोल होगा कि आप फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करो. अगर कोई कमर्शियल बैंक लॉसेस में जा रहा है, कोई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इशू है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो फाइनेंस से रिलेटेड है जिसका वो डिसीजंस नहीं ले पा रहा, तो वो कमर्शियल बैंक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सेंट्रल बैंक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. ठीक है, तो रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर जो है आरबीआई को बनाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कमर्शियल बैंक जो हैं वो इकॉनमी के इम्प्रूवमेंट में एक पार्ट बनने लगे. ठीक है, सेकंड जो था वो था ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक. आपको पता है कि इंडिया का प्राइवेट बैंक जो है वो है आईसीआईसीआई. ठीक है, आईसीआईसीआई जो है वो इंडिया का बैंक है, इंडिया का प्राइवेट बैंक है. और अगर फॉरेन बैंक की बात करूं तो एचएसबीसी जो है वो फॉरेन का बैंक है. ठीक है, तो इंडिया में ये इस टाइप के बैंक्स का इंट्रोडक्शन होना एक तरह से सिग्नल था हमारे लिए कि कंपटीशन इंक्रीज़ होने वाला है, कंज्यूमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड होने वाला है. कैसे, इंटरेस्ट को कम करके. आपको पता है जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी हद तक इंटरेस्ट जो है फॉर अ लोन कम देते हैं ताकि नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बोरोवर्स बढ़े. तो आपको पता है जैसे जैसे बोरोवर्स ज़्यादा होंगे वैसे वैसे आपकी जो इनकम है वो भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो
प्राइवेट बैंक का ओरिजिन होने की वजह से जो आपका कंपटीशन अभी सिर्फ इकोनॉमी के अंडर था वो अब कंपटीशन ओपन अप हो गया। ठीक है, तो अब जो बैंक्स विद इन द इंडिया थे अब उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम जो है इम्प्रूव करें अपने फैसिलिटीज़ को। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो फॉरेनर्स या तो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो परसेंटेज थी वो रेज हो गई थी 51% तक। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं एज एन इंडियन, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो उससे हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, या हमें वहाँ से इन नियर फ्यूचर अगर मेरे को सेल आउट करना पड़े पर्टिकुलर चीज़ को तो मैं उसको सेल आउट करके इनकम अर्न कर सकती हूँ। ठीक है, ओके जी, ओके। थर्ड रिफॉर्म जो आया वो था हमारा टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में का मतलब क्या होता है, मतलब टैक्सेस में चेंजेस आना। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी एक टर्म है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस से बनी होती है। गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाला है और गवर्नमेंट कितना टैक्सेस लगाने वाला है और उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, वो फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टैक्सेस होंगे उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट का होगा, और जितना ही ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा उतना ही हमारी गवर्नमेंट का डेफिसिट होगा। ठीक है, हमारे जो टैक्सेस होते हैं वो दो फॉर्म में लगाए जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है जिसकी वजह से जो टैक्स जो है जिसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें मैं लिख सकती हूँ बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, तो बर्डन जिसका शिफ्ट ना किया जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, बर्डन कैन बी शिफ्टेड, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट टैक्स के लिए आपका इनकम टैक्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका आ सकता है सेल्स टैक्स। ठीक है, GST। ठीक है, ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब समझो, आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या आप अपनी इनकम को किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इनकम आपकी है तो टैक्स भी आप पे ही लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस समझो कि फॉर एग्जांपल आपने एक चिप्स का पैकेट लिया और उसके ऊपर आपने देखा कि सेल्स टैक्स या GST लगा हुआ है, तो आपने क्या किया कि आपने वो चिप्स का पैकेट नहीं ख़रीदा, तो जब किसी और ने ख़रीदा होगा तो उसके ऊपर टैक्स लगे, तो बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, तो अब इस टैक्स रिफॉर्म में सबसे पहले टैक्सेस को रिड्यूस करने की बात करें। पहले टैक्सेस लगाए जाते थे बहुत ही हाई रेट पे, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी बंद थी वो कंपटीशन, ब्रिटिशर्स जब गए थे इकॉनमी से तो वो कंपटीशन अभी नहीं कर सकती थी इकॉनमी, तो वो कंपटीशन बियर कर पाए उसके लिए हायर टैक्सेस लगाए ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, तो वो जो टैक्सेस थे उनको रिड्यूस किया गया, क्योंकि अगर वो रिड्यूस नहीं होते तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम थी कि कोई भी इकॉनमी आपके साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, तो वो टैक्सेस को रिमूव किया गया या रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट इज रिफॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे रिफॉर्म लाया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में नए टाइप का टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं GST, जिसमें हमारे पूरा जो नेशन है वो एक वन टैक्स के अंडर आ गया। ठीक है, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स में एक रिफॉर्म लाया गया। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।